तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ रशियन सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि इस समय कुछ कैदियों को अपनी जेल में लेकर के जा रहे थे। तो इन्हीं कैदियों में हम सार्जेंट उर्फ क्रेवन द हंटर को देखते हैं जो कि 0864 नंबर का कैदी है। तो अब जो रशियन सैनिक थे वो क्रेवन को लेकर के जेल के अंदर आते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। अपने बोरिया बिस्तर को लेने के बाद क्रेवन अपने रूम में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके टीममेट से होती है। दोस्तों अगले दिन क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा था तो कुछ लोग आ करके उसे परेशान करने लगते हैं। हालांकि जो क्रेवन था वो भी शांत नहीं बैठता है, वो भी इन दोनों को काफी अच्छा मजा सिखाता है। लेकिन उसके इस गलती की वजह से जो रशियन सैनिक थे वो उसे लेकर के अपने बॉस के पास जाते हैं। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर सिमियोन को दिखाया जाता है जो इन सभी का बॉस है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि बुरे कामों को अंजाम देने का काम सिमियोन करता है। यहाँ सिमियोन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आने से पहले तुम क्या करते थे, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं तुम जैसों का शिकार करता हूँ। इतना कहने के बाद क्रेवन रशियन सैनिकों से भिड़ जाता है और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारता है। आखिरी में वो इनके बॉस को बड़े ही आराम से मार देता है। इसके बाद जब क्रेवन भाग रहा था तब हम देखते हैं कि उसके पास खास प्रकार की पावर है। उन्हीं पावर का इस्तेमाल करके वो दीवारों पर बड़े ही आराम से चढ़ पा रहा था। उसकी रफ्तार एक चीते की तरह थी, गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जेल से फरार होकर के जब वो बाहर आता है तब एक बड़ा सा तूफान उसके सामने आ जाता है। इस तूफान के बीच में एक भेड़िया भी था जो कि सिर्फ क्रेवन को ही देख रहा था। लेकिन जब क्रेवन उस भेड़िया की आंख में देखता है ना तब भेड़िया कुछ नहीं करता है, शांत हो जाता है। इसके बाद क्रेवन वहाँ से भागता है और वापस प्लेन में आकर के यहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी से बात कर रहा था, उससे वो कह रहा था कि मैंने काम पूरा किया, मैंने सिमियोन को मार दिया। इससे दोस्तों हमें ये मालूम चलता है कि क्रेवन जानबूझकर रशियंस के जेल में गया था उनके बॉस को खत्म करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 16 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिमित्री और उसके बड़े भाई सार्गिड यानी कि क्रेवन को देखते हैं। जब ये दोनों कॉलेज में थे तब इन्हें लेने के लिए इनके पिता निकोलाई आते हैं। निकोलाई अपने दोनों बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, उन्होंने खुद को फांसी लगा लिया। यह सुनकर के दिमित्री और क्रेवन दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि क्या हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर निकोलाई कहता है कि अंतिम संस्कार उनका किया जाता है जिनकी मौत होती है, तुम्हारी माँ ने खुद को फांसी लगाया है। तो अंतिम संस्कार करने के बजाय निकोलाई अपने दोनों बच्चों को लेकर के जंगल में आता है। दरअसल निकोलाई अपने दोनों बच्चों को ताकतवर बनाना चाहता था। वो अपने दोनों बच्चों को बताता है कि यहाँ पर हम सिर्फ शिकारी हैं, सामने वाला शिकार है, उनका हमें शिकार करना है। यह मैं आपको बता दूं कि निकोलाई ड्रग्स का धंधा करता है, यानी कि उसका 2 नंबर का काम है। यहाँ तक कि वो जंगल के जानवरों का शिकार करके उनके खाल को भी बेचते हैं और यही काम दिमित्री और क्रेवन दोनों को नहीं पसंद है। अगले दिन निकोलाई अपने लोगों के साथ एक शेर का शिकार करने के लिए गया था। यहाँ उसके जो दोनों बच्चे थे वो उससे अलग हो गए थे। जिस शेर का शिकार करने के लिए ये लोग आए थे वो शेर इन दोनों के सामने आ जाता है। इस वक्त क्रेवन ठीक शेर के सामने था लेकिन वो गन नहीं चलाता है बल्कि उसे नीचे कर लेता है, पता नहीं कैसे। लेकिन जब क्रेवन शेर की आंख में देखता है तो वो शांत हो जाता है, वो हमला नहीं करता है। लेकिन उसी वक्त निकोलाई आकर के उस शेर को गन से शूट कर देता है। शेर को गुस्सा आता है और वो क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। निकोलाई उस शेर को रोकने के लिए गन से उसे शूट कर रहा था लेकिन वो शेर क्रेवन को घसीटते हुए लेके चला जाता है। दोस्तों इसी जंगल में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि जंगल सफारी पर आए थे। यहाँ पर हमें क्लेप्सो नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। अचानक से वो अपनी फैमिली को छोड़कर के जंगल की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने उस शेर को देख लिया था जिसने इस वक्त क्रेवन का शिकार किया था। शेर उसके सामने आता है और क्रेवन की बॉडी को यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है। क्रेवन को ठीक करने के लिए क्लेप्सो अपने पास से एक कांच की बोतल निकालती है जिसमें कुछ दवाइयाँ थी। ये दवाइयाँ जैसे ही वो क्रेवन को पिलाती है तो उसके अंदर अजीब किस्म की पावर आ जाती है। कुछ वक्त बाद यहाँ रेस्क्यू टीम आती है जो कि क्रेवन को लेकर के यहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त क्लेप्सो अपना एक कार्ड उसके हाथ में रख देती है। अब इसके बाद क्रेवन को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका इलाज किया जाने लगता है लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ने हार मान लिया था क्योंकि वो बचने की हालत में बिल्कुल नहीं था। वो लगभग 3 मिनट तक मरा था लेकिन उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो अपने हाथों में उस कार्ड को देखता है जो कि क्लेप्सो ने उसके पास रखा था। कुछ समय के बाद क्रेवन से मिलने के लिए उसका भाई और उसके पिता आते हैं। वैसे इस वक्त
क्रेवन को आराम करना चाहिए था, लेकिन उसके पिता छुट्टी लेकर के घर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद क्रेवन को मालूम चलता है कि जिस शेर ने उसके ऊपर हमला किया था उसके पिता ने उसे जान से मार दिया है। लेकिन दोस्तों क्रेवन को ये अच्छा नहीं लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। इसके बाद क्रेवन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ जब वो अपने पुराने कपड़ों को देख रहा था तो उसके अंदर उसे वो शीशी मिलती है जिसके अंदर वो दवाइयाँ थी जिससे वो ठीक हुआ था। रात के समय में वो चुपके से इस घर को छोड़ करके जा रहा था, लेकिन तभी उसका भाई दिमित्री उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ माँ अपने साथ वक्त बिताती थी। इतना कहने के बाद क्रेवन चला जाता है और सुबह में उसे नदी के किनारे एक बोट मिल जाती है। इस बोट के सहारे वो रसियन की एक अनजान जगह पर पहुँच जाता है। इस वक्त जब वो रोड पर था तभी उसे अचानक से अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल बहुत सारे जंगली भैंसे थे जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। हालांकि क्रेवन उनसे डरता तो है, लेकिन जंगली भैंसे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक भैंसा उसके सामने खड़ा होकर के एक प्रकार से उसकी मदद कर रहा था। भैंसों का झुंड चले जाने के बाद वो भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो जंगल के अंदर उस जगह पर जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ वक्त बिताता था। तो इस तरीके से दोस्तों वो जंगल के अंदर बस जाता है और जानवरों के साथ रहने लगता है। एक दिन वो जंगल में एक हिरन की आवाज सुनता है। इसके बाद वो भी हिरन की तरह दौड़ने की कोशिश करता है और तभी अनजाने में वो एक लंबा छलांग लगाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो सबसे लंबे पेड़ पर एक झटके में चढ़ जाता है। इस तरीके से क्रेवन को अपनी शक्तियों के बारे में एहसास होता है। वो दूर देखता है कि कुछ लोग हैं जो कि जानवरों का शिकार कर रहे हैं। जब वो वहाँ भाग करके जाता है तब उसे मालूम चलता है कि शिकारियों ने भैंसों को मार करके उनके सर को काट लिया है। क्रेवन गुस्सा हो जाता है और शिकारियों से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो दोनों शिकारियों पर हमला करता है और इन्हें जान से मार देता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्रेवन अब जंगल के जानवरों का रखवाला बन जाता है। ये छोटा सा सीन दिखा करके हमें ये बताया जा रहा था कि आखिर क्रेवन के साथ असल में हुआ क्या था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि काम खत्म करने के बाद क्रेवन वापस से जंगल में आ जाता है और वो जंगल में उसी जगह पर है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ रसियन माफिया लोग भैंसों का शिकार कर लेने के बाद उनके कटे हुए सर को लेकर के जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो क्रेवन था वो इनके गाड़ी के सामने आ जाता है। यहाँ पर जो आंद्रे था वो कहता है कि हट जाओ, हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन फिर भी क्रेवन गाड़ी के सामने से नहीं हट रहा था। जब ये लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो उसी वक्त क्रेवन इनके ऊपर हमला करता है और इन्हें एक एक करके मारने लगता है। आंद्रे कार को लेकर के भाग रहा था, लेकिन क्रेवन उसके नंबर प्लेट को स्कैन कर लेता है। इसके बाद दोस्तों हम लंदन शहर के अंदर आंद्रे को देखते हैं। वो जब अपने बॉस के पास जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके बॉस की जगह पर क्रेवन है, जो कि आंद्रे से कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को जान से मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर क्रेवन को एक डायरी मिली थी जिसमें बहुत लोगों का नाम लिखा हुआ था। जिनका नाम लिखा हुआ था सभी लोग 2 नंबर वाले लोग थे। यहाँ आंद्रे का भी नाम लिखा हुआ था। वो उसके नाम को काटता है और इसके बाद आंद्रे को जान से मार देता है। वो डायरी को लेता है और यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी बड़ी हो चुकी है और वो वकालत कर रही है। वकालत में वो आए दिन मुजरिमों का सामना करती है। इस वक्त वो अपने दोस्त के फ्यूनरल में आई हुई थी। दरअसल वो रसियन का बॉस सिमियोन था जिसने कैलिप्सो के दोस्त का रेप किया और उसे जान से मार दिया। यहाँ हम क्रेवन को देखते हैं जो कि कैलिप्सो से आकर के मिलता है। वो अपनी जेब से वो कार्ड निकाल करके कैलिप्सो को देता है जो उसने उसके पास रखा था। इससे कैलिप्सो को मालूम चल जाता है कि ये वही इंसान है जिसको उसने उस दिन दवाई दे करके बचा लिया था। यहाँ क्रेवन कहता है कि तुम्हें जान करके हैरानी होगी, लेकिन मैंने सिमियोन को जान से मार दिया है। मैंने उसे जान से मार करके तुम्हारे दोस्त का बदला ले लिया है। लेकिन कैलिप्सो को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो जा करके थोड़ा रिसर्च करती है। जहाँ उसे मालूम चलता है कि हंटर करके कोई तो है जो माफियाओं को मार रहा है और वो हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेवन ही है। कैलिप्सो को जब इस बात का यकीन हो जाता है तब वो दोबारा जाकर के क्रेवन से मिलती है। कैलिप्सो उससे कहती है कि तुम भी तो एक प्रकार से मुजरिम ही हो जो लोगों को मार रहे हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बुरे लोगों को मारना मेरा काम है। इतना कहने के बाद वो कैलिप्सो को एक लिस्ट निकाल करके देता है जिसमें उन सभी बुरे लोगों का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर वो कैलिप्सो से कहता है कि तुम एक वकील हो, आए दिन तुम्हारे अदालत में ऐसे लोग आते होंगे जो कि छूट जाते होंगे, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती होगी, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उनका नाम बताते रहना, मैं उनका सफाया करते रहूंगा। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है
है और हमें राइनो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। ये बंदा भी अपनी गैंग चलाता है और बुरे काम करता है। जब उसका आदमी उसे बताता है कि सिमियोन को किसी ने जान से मार दिया है तो राइनो कहता है कि हमें उसके आदमियों के साथ हाथ मिलाना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। अब अगले दिन सुबह में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त सिमियोन के सारे धंधे को संभाल रहे थे। जब राइनो इन लोगों से हाथ मिलाने की बात करता है तो उसी वक्त एक आदमी अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि राइनो तो बिल्कुल ठीक ठाक है क्योंकि उसके पास एक खास प्रकार की लिक्विड है, उसी से वो अपने शरीर को मजबूत बनाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि राइनो के जो शूटर्स थे वो छुपे हुए थे, वो इन लोगों को शूट कर देते हैं। आखिरी में बचा हुआ था सिर्फ मोरिस और वो डर की वजह से राइनो से हाथ मिला लेता है। कुछ समय के बाद मोरिस एक बार में जाता है और वहाँ वो निकोलाई से मिलता है। बात ऐसी थी कि धंधे के बारे में कुछ बात करने के लिए उसने मोरिस को अपने पास बुलाया था, लेकिन अब जैसे कि मोरिस ने पहले ही राइनो के साथ हाथ मिला लिया है, मोरिस को लगा कि ये बात निकोलाई को नहीं पता है, लेकिन उसे सब पता था। यहाँ वो निकोलाई को खत्म करने के लिए अपने कुछ लोगों को भी लेकर के आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार शूटिंग होने लगती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब निकोलाई के बारे में आकर के उसी को ही मारना थोड़ा मुश्किल था, मोरिस के साथ उसके लोग भी मारे जाते हैं। और ये बात जब राइनो को मालूम चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसका आदमी उसके लिए एक पेन ड्राइव लेकर के आया था और इस पेन ड्राइव में सेलगेट की वो वीडियो थी जिसमें वो जेल में घुस करके सिमियोन को जान से मारता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब राइनो को मालूम चल गया था कि हंटर कौन है जो लोगों को मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग को पार करने के बाद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अंदर जाता है। दरअसल आज दिमित्री का जन्मदिन था तो उसी को बधाई देने के लिए क्रेवन उसके पास आया था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। दिमित्री अपने भाई को लेकर के अपने बार में जाता है जहाँ ये दोनों ड्रिंक करते हैं। ठीक उसी वक्त यहाँ पर निकोलाई भी आ जाता है जो कि इनके साथ बैठ करके ड्रिंक करता है। हालांकि यहाँ निकोलाई अपने बड़े बेटे से कहता है कि हम एक फैमिली है, हमें साथ मिल करके रहना चाहिए, लेकिन उसकी बातों से क्रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिमित्री ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था तो इसीलिए जो क्रेवन था वो उसे लेकर के घर छोड़ने के लिए आता है। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो दिमित्री उसे यहाँ रुकने के लिए कहता है। वो जाकर के सोफे पे सो जाता है, लेकिन जंगल में सोने वाले लोगों को सोफे पर नींद कैसे आएगी, तो इसलिए वो रात को उठ करके बाहर सोने के लिए चला जाता है। पेड़ के नीचे सोने के बाद सुबह में जब उसकी आँख खुलती है तब वो फिर से अपने भाई से मिलने के लिए बिल्डिंग में जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसका भाई बिल्डिंग से गायब है, यानी कि उसे कुछ लोग किडनैप कर लिए थे। तो वे लोग जब दिमित्री को किडनैप करके लेके जा रहे थे तब क्रेवन इन लोगों को देख लेता है। अब इसके बाद क्रेवन अपनी पूरी ताकत लगा करके इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इन लोगों को रोक नहीं पाता है क्योंकि वो गलती से गाड़ी के नीचे गिर जाता है। ये लोग दिमित्री को हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं दूर लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर क्रेवन आ जाता है और वो रस्सियों की मदद से हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच दोस्तों क्रेवन जाकर के एक सामान से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो पानी में ही गिर जाता है। अब इसके बाद क्रेवन जाकर के कैलेप्सो से मिलता है और उसे बताता है कि मेरा भाई किडनैप हो चुका है। जिन लोगों ने मेरे भाई को किडनैप किया वो टर्की से थे। जब मैं उनका पीछा कर रहा था तब वे लोग चिल्ला रहे थे और टर्की भाषा में बात कर रहे थे। कैलेप्सो कहती है कि ठीक है, मैं अपने लोगों से बात करके तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाती हूँ। इसके बाद जो क्रेवन था वो अपने पिता के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर किडनैपर क्या चाहते हैं, जिस पर निकोलाई बताता है कि उन लोगों ने $20 मिलियन का डिमांड किया है, जिस पर क्रेवन कहता है कि क्या दिक्कत है, दे दो उन्हें पैसे। निकोलाई कहता है कि पैसों की बात नहीं है, अगर मैं उन्हें पैसा दे देता हूँ तो वो मुझे कमजोर समझेंगे। मतलब कि अब एक प्रकार से निकोलाई पैसे दे करके अपने बेटे को नहीं बचाना चाहता था। इधर दोस्तों जो कैलेप्सो थी ना वो अपने एक आदमी से आकर के मिलती है। ये आदमी उस किडनैपर की जानकारी निकाल करके कैलेप्सो को देता है। कैलेप्सो के चले जाने के बाद ये आदमी जा करके राइनो के एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने उसे जानकारी दे दी। मतलब सीन ऐसा था कि राइनो खुद दिमित्री की जानकारी क्रेवन को दे रहा था ताकि क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए उस लोकेशन पर जाए और राइनो का काम आसान हो जाए। राइनो ने जैसा सोचा था क्रेवन बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए क्रेवन फौरन उस लोकेशन पर जाकर के पहुंच जाता है जहां उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था। यहाँ पर बहुत से लोग
थे जिनसे क्रेवन फाइट करता है और आखिरी में उस आदमी को पकड़ता है जो इनका बॉस था। ठीक उसी वक्त क्रेवन को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ एक प्लान किया गया था। उसे मारने के लिए और भी लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। जब ये दोनों नीचे आकर के गिरते हैं तो ऊपर से ढेर सारा पत्थर इनके ऊपर आकर के गिरता है। ये सब कुछ राइनो का एक प्लान था। इस तरीके से वो क्रेवन को मारना चाहता था। अब राइनो को यही लग रहा था कि क्रेवन पत्थरों के नीचे दब करके मारा जा चुका है। वो क्रेवन की सच्चाई उसके भाई को दिखाता है। वीडियो के जरिए डेमेत्रियो को मालूम चलता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। उसका भाई ही है जो सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ करके जान से मार रहा है। राइनो के कुछ लोग ये चेक करने के लिए आए हैं कि क्रेवन सच में मर गया है या जिंदा है। और यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि क्रेवन अभी भी जिंदा है। वो इन दोनों आदमियों को जान से मार देता है। इनके फोन को लेने के बाद वो कैलिप्सो के पास कॉल करता है। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ एक प्लान था, तुम वहाँ से निकलो, वे लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। गुंडों के आने से पहले कैलिप्सो यहाँ से निकलती है और एक जेट के जरिए वो जंगल में क्रेवन के पास पहुँच जाती है। जब वो उसे लेकर के जंगल के अंदर जा रहा था तो उसी वक्त झाड़ियों में से एक चीता बाहर निकलता है जो कि क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। क्रेवन भी उससे लड़ता है और कहता है कि तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो चीता था वो फिर से झाड़ियों में चला जाता है। वो क्रेवन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इधर राइनो के पास उसका एक आदमी आता है जिसका नाम है एंटोमो। वो राइनो के लिए एक जानकारी लेकर के आया था। वो राइनो से कहता है कि ये फूल मुझे हमले वाली जगह पर मिली जो कि क्रेवन का है और ये फूल जंगल में कौन सी जगह मिलती है ये मुझे अच्छे से मालूम है। तो अगर हम इस फूल वाली जगह पर जाए तो हमें क्रेवन वहाँ जरूर मिलेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो क्रेवन था वो कैलिप्सो को लेकर के जंगल के अंदर उस जगह पर आता है जहाँ वो रहता है। वो अपने पास से बोतल की शीशी निकालता है और कैलिप्सो को दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। इसी की वजह से मैं ठीक हुआ था, मुझे ये और चाहिए। जिस पर कैलिप्सो कहती है कि इसे मेरी दादी माँ ने बनाया था। उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ मालूम था। उसी से उन्होंने इस ताकतवर सीरम को बनाया था। काफी समय पहले मेरी दादी माँ की मौत हो चुकी है और अब ये सीरम मेरे पास नहीं है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राइनो जंगल की तरफ आ रहा था अपने सभी लोगों को लेकर के। एंटोमो के पास एक खास प्रकार की दवा थी जिससे वो क्रेवन को मारने वाला था। अब कुछ समय के बाद ये लोग उस जंगल में जाकर के पहुंच जाते हैं। अब जंगल के अंदर राइनो के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और उस फूल वाली जगह को ढूंढने लगते हैं। इस बीच दोस्तों हम यहाँ क्रेवन को देखते हैं जो कि इन लोगों को चुन चुन करके मार रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके राइनो कंफर्म हो जाता है कि क्रेवन यहीं पर है। क्रेवन से फाइट करने के लिए एंटोमो आता है। उसके पास जो जहर था उसे वो क्रेवन के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और जो एंटोमो था वो अपने जादू का इस्तेमाल करके बार बार बच जा रहा था। आखिरी में जब वो क्रेवन को गन से शूट करने वाला था तभी उसी वक्त जो कैलिप्सो थी वो उसके ऊपर तीर से हमला करती है, जिसकी वजह से फाइनली एंटोमो की मौत हो जाती है। यहाँ कैलिप्सो को जब मालूम चलता है कि क्रेवन के शरीर में किसी प्रकार का जहर को इंजेक्ट किया गया है तब वो अपनी दादी माँ की सीरप को निकालती है और उसे क्रेवन को पिला देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके पास दवाई तो थी लेकिन वो जानबूझ करके क्रेवन से झूठ बोली। इधर जो राइनो था उसे खबर मिली थी कि वो अपने बोरिया बिस्तर को बांधने के बाद अपने लोगों के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त भैंसों का एक झुंड इनके कार की तरफ आने लगता है। खुद को बचाने के लिए राइनो किसी प्रकार के सीरम को अपने शरीर से इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर था वो पत्थर की तरह बन जाता है। इसी वजह से जब भैंसों ने उसके गाड़ी पर हमला किया तो उसे कुछ नहीं होता है। वो कार से बाहर निकलता है और जब क्रेवन को देखता है तो उससे जाकर के फाइट करने लगता है। क्रेवन उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकामयाब था। आखिरी में क्रेवन राइनो के शरीर पर उस जगह पर हमला करता है जहाँ से वो सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट करता था। इससे वो जख्मी हो जाता है और इसके बाद क्रेवन उसे रस्सियों से बांध देता है। रस्सी को वो भैंसों के बीच में फेंक देता है और इस तरीके से सभी भैंसें मिल करके उसकी हालत खराब कर देती हैं। राइनो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो मरने की कगार पर था। हालांकि डेमेत्री उसे गन से शूट करने ही वाला था लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है। राइनो मरता उससे पहले क्रेवन उससे ये पूछता है कि तुम्हारे पास वो वीडियो किसने भेजा था, जिस पर राइनो कहता है कि तुम्हें अभी तक नहीं मालूम चला, वो हर वक्त तुम्हारे सामने ही था। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रसिया के अंदर उत्तर के जंगलों को
दिखाया जाता है। यहाँ हम निकोलाई को देखते हैं जो कि कैंप लगा करके जंगल में रुका हुआ था। उससे मुलाकात करने के लिए क्रेवन यहाँ पर आता है। दरअसल क्रेवन को मालूम चल गया था कि उस वीडियो को उसके पिता ने ही राइनो के पास भेजा था। क्रेवन को समझ में आ गया था कि उसके पिता ने उस वीडियो को राइनो के पास क्यों भेजा था। दरअसल बात ऐसी थी कि राइनो की वजह से निकोलाई अपना धंधा नहीं कर पा रहा था। राइनो उसके रास्ते का काटा था और निकोलाई को ये भी मालूम था कि वो राइनो को नहीं हरा सकता है। इसीलिए निकोलाई ने उस वीडियो को राइनो के पास भेजा, जिसकी वजह से राइनो का पूरा ध्यान क्रेवन के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई और क्रेवन ने उसे जान से मार दिया और अब निकोलाई का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन यहाँ जो क्रेवन था वो अपने पिता को छोड़ता नहीं है। वो एक जानवर के जरिए उन्हें भी मरवा देता है ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। तो इस तरीके से दोनों भाई एक हो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।